हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग 40 क्वेश्चंस करेंगे। हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, जो कि आपके वीडियो एग्जाम के लिए या इसके अलावा भी किसी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिए गए समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द यानी कि जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। तो यहाँ पे दिए गए अर्जन और अर्चन। तो अर्जन का मतलब क्या होता है? अर्जन मतलब होता है कमाना या संग्रह करना। और अर्चन मतलब क्या होता है? तो अर्चन मतलब होता है पूजा करना, पूजा। तो यहाँ अर्जन मतलब कमाना दिया गया है, वो तो सही है, लेकिन अर्चन मतलब बाधा नहीं होता है। बाधा जो है अर्चन मतलब होता है। ठीक है, अर्चन मतलब क्या हो जाएगा? पूजा। और अर्चन मतलब कमाना या संग्रह होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है कुछ और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द जो है यहाँ पे आपको नोट कराऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमित और अमित। अमित का मतलब क्या होता है? अमित मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक। और अमित का मतलब क्या होता है? जो मीत ना हो। मीत यानी कि मित्र, तो जो मीत ना हो यानी कि दुश्मन। इसके अलावा याद रखेंगे अम्ब और अम्बु। तो अम्ब मतलब क्या होता है? अम्ब मतलब होता है माता, और अम्ब मतलब आम भी होता है। और अम्बु मतलब क्या होता है? तो अम्बु मतलब होता है पानी। और इसके अलावा आकर और आकार। तो आकर, आकर किसको कहते हैं? खान को, खान या खदान। जैसे रत्नाकर होता है यानी कि रत्नों की खान। तो आकर मतलब क्या होता है? खान या खदान। और आकार मतलब क्या हो जाएगा? रूप। तो यहाँ पे फिलहाल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अर्जन का मतलब संग्रह करना या कमाना, और अर्चन मतलब पूजा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है कर्म में तत्पर रहने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो दोस्तों, कर्म में तत्पर रहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कर्मठ या कल्पनातीत या कदन्न या कलब। तो दोस्तों, कर्म में तत्पर रहने वाला, इसको क्या बोलेंगे? कर्मठ। कर्मठ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, तारों भरी रात। तारों भरी रात, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तारों भरी रात। तो दोस्तों, इसके लिए जो है एक शब्द हो जाएगा विभावरी। तारों भरी रात को क्या कहते हैं? विभावरी कहते हैं। युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, युद्ध करने की इच्छा, इसके लिए हो जाएगा युयुत्सा। क्या हो जाएगा? युयुत्सा। और इसके अलावा उत्तराधिकार, उत्तराधिकार में मिली जायदाद, इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? उत्तराधिकार में मिली जायदाद। तो उत्तराधिकार में मिली जायदाद, इसके लिए जो है क्या हो जाएगा? रिक्त। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिलहाल कर्मठ राइट आंसर हो जाएगा। कर्म में तत्पर रहने वालों को क्या कहते हैं? कर्मठ। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है जो बहुत गहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। तो दोस्तों, जो बहुत गहरा हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अगाध या आगाध या आगढ़ या आगाढ़। जो बहुत गहरा हो, इसके लिए हो जाएगा अगाध। जो बहुत गहरा हो, अगाध। अगाध प्रेम यानी जो बहुत गहरा प्रेम हो। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके अलावा जिसे कोई रोक ना सके, जिसे कोई रोक ना सके, जिसे कोई रोक ना सके, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा? तो दोस्तों, जिसे कोई रोक ना सके, इसके लिए हो जाएगा अबाध। और वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाते हैं, वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाते हैं, बाण यानी कि तीर, जिसमें बाण रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो वो वस्तु जिसमें बाण रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तूड़ीर। क्या बोलते हैं? तूड़ीर, या तरकस भी बोलते हैं। वो वस्तु जिसमें बाण रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तूड़ीर या तरकस। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया बताना है किस वाक्य में है। तो सकर्मक क्रिया या कर्मक क्रिया पहचानने के लिए जो है आपको क्या करना है? क्रिया से पहले क्या या किसे लगा करके प्रश्न करना है। क्या या किसे लगा करके प्रश्न करना है। तो यहाँ पे दिया गया राहुल ने
केला खाया। तो अगर आपको सही जवाब मिल जाएगा तो यानी कि वो सकर्मक क्रिया होगी उसमें, अगर कोई जवाब नहीं मिलेगा तो जो है अकर्मक क्रिया होगी। तो राहुल ने केला खाया, खाया क्रिया है, इससे पहले क्या लगा देंगे, राहुल ने क्या खाया, तो राहुल ने क्या खाया, केला खाया। यहाँ पे जवाब मिल रहा है तो यानी कि ये सकर्मक क्रिया है इस वाक्य में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाड़ी चलती है, तो गाड़ी क्या चलती है या किसे चलती है, तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। वो लजा रही है, वो क्या लजा रही है या वो किसे लजा रही है, तो यहाँ पे कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। मीरा गाती है, अगर होता मीरा गाना गाती है तब तो सकर्मक क्रिया होती है यहाँ पे, लेकिन मीरा गाती है, मीरा क्या गाती है, तो यहाँ कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मीरा किसे गाती है, तो ये भी जो है अकर्मक का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे राहुल ने केला खाया, ये जो है इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह है अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है, तो रेखांकित शब्द दिया गया है विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या है, उद्देश्य विशेषण या विशेष या विशेषण या प्रविशेषण। तो दोस्तों अच्छा विद्यार्थी, अच्छा क्या है, विशेषण। विशेषण यानी कि जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, और जिसकी विशेषता बतलाता है उसको क्या बोलते हैं, विशेष। तो अच्छा विशेषण हो गया, और विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या हो जाएगा, विशेष। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, विशेष। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है वो कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है, तो वो कल मेघालय जाएगा, यहाँ पे कौन सा काल है, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, या सामान्य भविष्य काल। तो वो कल मेघालय जाएगा, ये हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। तो भविष्य काल के तीन भेद होते हैं, एक हो जाएगा आपका सामान्य भविष्य काल, एक हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा हो जाएगा हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। ये तीनों भेद यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं सामान्य भविष्य काल की, तो इसमें जो है सामान्य सी बात होगी, भविष्य में होने वाली कोई घटना जो सामान्य रूप से होने वाली है, तो उसको क्या बोलेंगे, सामान्य भविष्य काल। जैसे वो कल मेघालय जाएगा, राम कल स्कूल जाएगा, ये सब सामान्य भविष्य काल में आ जाएंगे। संभाव्य भविष्य काल में क्या होगा, तो इसमें जो है भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होगी, वहाँ पे होगा संभाव्य भविष्य काल। जैसे कि शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो, तो इसमें जो है संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद आज वर्षा हो, तो यहाँ पे भविष्य में संभावना बताई जा रही है कि हो सकता है आज वर्षा हो। हेतु हेतु मध्य भविष्य काल में क्या होगा, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल में इसमें कोई शर्त दी होती है, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, तो वहाँ पे होता है हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। जैसे कि तुम पढ़ोगे तो जरूर सफल होगे, तुम पढ़ोगे तो जरूर सफल होगे, तो यहाँ सफल होने के लिए एक शर्त दी गई है, तुम पढ़ोगे तो जरूर सफल होगे। तो इसमें जो है ये भविष्य काल के लिए होगा, तुम पढ़ोगे तो जरूर सफल होगे, कोई बात कही होगी भविष्य के लिए, लेकिन उसके लिए एक शर्त दी गई होगी, तुम पढ़ोगे तो जरूर सफल होगे। तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो कल मेघालय जाएगा, इसमें सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। तो दोस्तों यहाँ पे पुल्लिंग बताना है कौन सा शब्द है। लिंग पहचानने के लिए क्या करना है आपको, शब्द से पहले या तो आप विशेषण लगा करके जान सकते हैं, जैसे अच्छा अच्छी लगा करके, या सर्वनाम लगा करके मेरा मेरी, या वाक्य में प्रयोग करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि दिया गया कड़वाहट, तो कड़वाहट के लिए कड़वाहट खत्म हो गई या खत्म हो गया, कड़वाहट खत्म हो गई, तो ये जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चाय, चाय अच्छी है या अच्छा है, तो दोस्तों चाय अच्छी है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। बचपन, मेरा बचपन या मेरी बचपन, तो मेरा बचपन होता है ना कि मेरी बचपन, तो यही जो है पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी सभी जो है स्त्रीलिंग है। मक्खी भी यहाँ पे, मक्खी उड़ गई ना कि उड़ गया, तो मक्खी भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगर मान लीजिए मक्खी को पुल्लिंग के रूप में दर्शाना हो तो जो है कैसे दर्शाएंगे, मक्खी का पुल्लिंग पूछ लिया जाए तो क्या होगा, मक्खी वैसे तो स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, नर लगा करके हम बना सकते हैं, इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, नर मक्खी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बचपन। और इसके अलावा जो है कुछ वर्ड मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका लिंग बताइए कौन सा होगा। दूध, दही और मट्ठा और छाछ और लस्सी। तो दोस्तों दूध के बने हुए ज़्यादातर जो उत्पाद होते हैं उनका लिंग होता है पुल्लिंग। तो यहाँ पे दूध दही मट्ठा, ये जो है ये तीनों क्या है, पुल्लिंग है, ये तीनों पुल्लिंग हो जाएंगे। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं हर चीज़ के,
तो यहाँ पे छाछ और लस्सी, छाछ और लस्सी ये दूध से बने उत्पाद हैं, लेकिन ये जो है स्त्रीलिंग माने जाते हैं। ठीक है, छाछ खट्टी है ना कि खट्टा है, और लस्सी मीठी है आप कहेंगे ना कि मीठा है। तो छाछ और लस्सी ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। दूध, दूध फट गया। दही, दही खट्टा है। मट्ठा, मट्ठा खट्टा है। तो ये तीनों जो है पुल्लिंग हो जाएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है। तो प्रत्यय जो है ये शब्द के बाद में लगते हैं और फिर जो है उसमें कोई परिवर्तन करते हैं। तो दर्शनीय मतलब दर्शन करने योग्य। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, दर्शन में ईय प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है दर्शनीय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यहाँ पे ईय प्रत्यय हो जाएगा। और ई प्रत्यय से जो है और कौन कौन से शब्द हैं, तो स्वर्गीय, स्वर्गीय हो जाएगा ईय प्रत्यय से, और जातीय हो जाएगा, और इसके अलावा भारतीय, भारतीय हो जाएगा, और इसके अलावा नाटकीय हो जाएगा, शास्त्रीय हो जाएगा, और इसके अलावा जो है क्षेत्रीय हो जाएगा, क्षेत्रीय। तो ये जो है कुछ हो जाएंगे ईय प्रत्यय से बनने वाले शब्द। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अब दिया गया है झगड़ालू में प्रत्यय बताइए। तो दोस्तों झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है, तो झगड़ालू इसमें मूल शब्द है झगड़, और झगड़ में आलू प्रत्यय लगता है तो बन जाता है झगड़ालू। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, आलू प्रत्यय है। तो आलू इस तरह से भी होता है और इस तरह से भी, छोटा ऊ की मात्रा। तो आलू और आलू ये दोनों आलू जो है, इनसे बनने वाले कुछ शब्द यहाँ पे मैं लिखूंगा। एक तो हो जाएगा ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु। एक हो जाएगा कृपालु, और एक हो जाएगा दयालु, और लजालु। तो ये जो है कुछ आलू या आलू प्रत्यय से बनने वाले जो है शब्द हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है उत्तरोत्तर का सही संधि विच्छेद होगा। उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या होगा, उत्तरो धन उत्तर, उत्तर धन उत्तर, उत धन रोत्तर, या उत धन रोत्तर। तो दोस्तों उत्तरोत्तर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत्तर धन उत्तर, उत्तर धन उत्तर। यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, तो जहाँ पे एक मात्रा आपको दिख जाए वहाँ पे कौन सी संधि होती है, वहाँ पे होती है गुण संधि। यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी, चाहे वो एक ही मात्रा हो या ओ की मात्रा हो। एक मात्रा जहाँ पे होती है वो सब ज़्यादातर गुण संधि के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उत्तरोत्तर का क्या हो जाएगा, उत्तर धन उत्तर। इसका रूल क्या होता है, तो दोस्तों जब भी आ हो यानी छोटा आ और बड़ा आ, इनका जब मेल होता है किससे, छोटी ई या बड़ी ई से, या जो है ऊ या ऊ से होता है, या री से होता है। तो अगर छोटा आ या बड़ा आ का मेल होगा छोटी ई या बड़ी ई से, तो क्या बन जाएगा, उसका बन जाएगा ए। जैसे कि प्रा धन इत, तो यहाँ प्रा में जो है क्या है आ, और यहाँ पे ई, आ और ई मिलकर के क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रेत बन जाएगा। ठीक है, और आ और ऊ का, सॉरी आ और आ का मेल जो है छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होगा तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा ओ। जैसे कि महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा आ है और यहाँ पे छोटा ऊ। ठीक है, तो क्या बन गया, महोत्सव। इसका बन जाएगा महोत्सव। इसी तरह से आ और आ का मेल जब होगा री से, तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाता है अर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका जैसे महाधन ऋषि, इसको नीचे लिख देते हैं, महाधन ऋषि। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा आ और यहाँ पे क्या है, री। तो इनका मेल होकर के क्या बन जाता है, अर। तो महाधन ऋषि क्या हो जाता है, महर्षि। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अर हो जाएगा, और ये जो मात्रा है ऊपर लगती है, अर की मात्रा जो है ऊपर लगती है, तो महर्षि हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है फिलहाल बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उत्तरोत्तर का क्या हो जाएगा, उत्तर धन उत्तर। कौन सी संधि है, तो गुण संधि यहाँ पे हो जाएगी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अष्ट धातु में कौन सा समास है। तो दोस्तों अष्ट धातु कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो अष्ट धातु में जो है द्विगु समास हो जाएगा, जहाँ पे पहला पद संख्यावाचक होता है
उसको क्या बोलते हैं, द्विगु समास। पहला पद यहाँ पे अष्ट, अष्ट धातु यानी 8 धातुओं का समूह, तो पहला पद जो है संख्यावाचक है, तो इसलिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। इसके अलावा द्विगु समास के उदाहरण हो जाएंगे चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह चतुर्वेद हो जाएगा, और त्रिभुज हो जाएगा, 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज, और इसके अलावा दोपहर, 2 पहरों का समूह, और त्रिशूल, तो त्रिशूल में 3 कांटे होते हैं, तो 3 शूलों का समूह, और इसके अलावा चौराहा हो जाएगा, 4 रास्तों का समूह। तो ये सभी क्या है, द्विगु समास के उदाहरण हैं। लेकिन जो है कुछ संख्यावाचक पहला पद तो होता है, लेकिन अगर वो अलग अर्थ देते हैं तो जो है वहाँ पे द्विगु समास नहीं होता, वहाँ पे जब भी अलग अर्थ देंगे वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। जैसे कि चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज मतलब 4 है भुजाई जिसकी, यानी कि विष्णु जी। चतुर्भुज किसको कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं। तो यहाँ पे चतुर्भुज ये जो है एक अलग अर्थ दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह से त्रिनेत्र, त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव जी। तो दोस्तों ये जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे, जहाँ पे अलग अर्थ निकलेगा, तो वो जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा अष्ट धातु में। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब आपको खाली स्थान में भरना है, कौन सा शब्द भरा जाएगा। अगर भाव में हो तो डैश कौन पूछे, तो क्या हो जाएगा, विचार कौन पूछे, या अभाव कौन पूछे, या बात कौन पूछे, या मोल। अगर भाव में हो तो यहाँ पे हो जाएगा अभाव कौन पूछे, यहाँ पे अभाव जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग के कवि के रूप में था। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त, इनका संबंध आधुनिक काल के जो है द्विवेदी युग से था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में जो है, इसके अलावा आप याद रखेंगे नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इसके अलावा जो है श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक, और इसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हरिओद जो है इनका क्या था, टाइटल था, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो ये जो है ये तीनों लोग द्विवेदी युग के जो है महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं या लेखक माने जाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, ये किस वाच्य का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे वाच्य आपको बताना है कौन सा है, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया। तो दोस्तों वाच्य की बात करते हैं, जैसे इंग्लिश में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होता है, उसी तरह हिंदी में वाच्य होता है। और हिंदी में वाच्य जो है 3 तरह के होते हैं, एक तो आपका हो जाएगा कर्तवाच्य, और एक हो जाएगा कर्मवाच्य, एक हो जाएगा भाववाच्य। कर्तवाच्य में जो है कर्ता की प्रधानता होती है, यानी क्रिया जो है कर्ता पर निर्भर करती है। जैसे कि रमेश स्कूल गया, रमेश स्कूल गया, यहाँ पे जो है क्रिया जो है कर्ता पर निर्भर कर रही है, रमेश स्कूल गया, तो रमेश के अनुसार यहाँ पे क्रिया आई। अगर यहाँ पे रमेश की जगह हम सीता कर देते हैं तो आपको करना पड़ेगा सीता स्कूल गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया में परिवर्तन जो है कर्ता के अनुसार हो रहा है। लेकिन जो है एक कर्मवाच्य का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि राम के द्वारा सेब खाया जाता है, राम के द्वारा सेब खाया जाता है, तो यहाँ पे जो है राम के द्वारा सेब खाया जाता है, ये जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है। इसमें जो क्रिया है जाता है, ये किसके अनुसार आ रही है, ये आ रही कर्म के अनुसार, कर्म है सेब यहाँ पे, तो राम के द्वारा सेब खाया जाता है। अगर मान लीजिए रोटी होता है यहाँ पे, तो रोटी स्त्रीलिंग है, तो उसके अनुसार यहाँ पे जाती है आता, राम के द्वारा रोटी खाई जाती है, ठीक है। तो अगर क्रिया कर्म के अनुसार आएगी तो वहाँ पे कर्मवाच्य होगा, और कर्ता के अनुसार आएगी तो वहाँ पे जो है कर्तवाच्य होगा, ठीक है। इन दोनों में कर्तवाच्य हो जाएगा, और यहाँ पे राम के द्वारा सेब खाया जाता है, इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। और भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, इसमें ज़्यादातर असमर्थता या समर्थता जो है प्रकट की जाती है, जैसे मेरे द्वारा चला नहीं जाता या मुझसे हंसा नहीं गया, तो ये सब जो है भाववाच्य के उदाहरण हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, तो यहाँ पे जो है आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, ये कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो क्रिया आ रही है व्याकरण के अनुसार आ रही, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, ठीक है। तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। अगर इसको कर्तवाच्य में बदलना हो, मान लीजिए आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, इसको कर्तवाच्य में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, हमने
आज व्याकरण पढ़ा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, वो दिन में फल खाता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो अब आप आराम से बता सकते हैं, वो दिन में फल खाता है। तो वो दिन में फल खाता है, यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? यहाँ पे कर्तवाच्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। वो दिन में फल खाता है, ठीक है, तो यहाँ पे कर्तवाच्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है खाता है, ये किसके अनुसार आया है? कर्ता के अनुसार। मान लीजिए यहाँ पे वह कर देते हम, तो वह दिन में फल खाते हैं करना पड़ता आपको, वह क्योंकि बहुवचन हो जाता तो उसके अनुसार आपको क्रिया में परिवर्तन करना पड़ता, तो इसलिए यहाँ पे कर्तवाच्य हो जाएगा, वो दिन में फल खाता है। अगर इसको कर्मवाच्य में बदलना हो तो फल उसके द्वारा दिन में खाया जाता है, ऐसा करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिलहाल कर्तवाच्य हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, बालक रो रो कर चुप हो गया का संयुक्त वाक्य क्या होगा? तो बालक रो रो कर चुप हो गया, ये जो है सरल वाक्य है, इसका संयुक्त वाक्य आपको बताना है क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि वाक्य जो है रचना के आधार पर कितने तरह के होते हैं? 3, सरल वाक्य, और इसके अलावा मिश्रित वाक्य, और इसके अलावा जो है संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसको बोलते हैं सरल वाक्य। जैसे बालक रो रो कर चुप हो गया, या बालक रो कर चुप हो गया, ये भी जो है सरल वाक्य हो जाएगा। इसके अलावा मिश्रित वाक्य की बात करते हैं, तो मिश्रित वाक्य में जो है एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक जो है आश्रित उपवाक्य होता है, एक जो है आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे कि उसने कहा कि वो बीमार है, उसने कहा कि वो बीमार है, वो बीमार है, या जो है जब वो जाएगा तब मैं आऊँगा। तो इसको जब आप पढ़ते हैं, उसने कहा कि, तभी आपको लग जाता है कि इसमें कुछ कहना बाकी है। तो उसने कहा कि ये निर्भर है किस पर? वो बीमार है पर। तो ये जो है वो बीमार है, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। उसने कहा कि, ये जो है आश्रित हो जाएगा। तो जहाँ पे एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होगा, वो जो है मिश्रित वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है? तो इसमें एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। समुच्चय बोधक अव्यय जैसे कि और, या जो है तथा, या एवं, या जो है किंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब, लेकिन, परंतु, या इसके अलावा नहीं तो, नहीं तो, या इसलिए, या फिर भी। तो ये सब समुच्चय बोधक अव्यय जहाँ पे आपको दिख जाएंगे, और जो कि एक से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने का कार्य करेंगे, तो वो जो वाक्य है वो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है बालक रोता रहा और चुप हो गया, तो और यहाँ पे जो है क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। बालक रोता रहा, चुप हो गया, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 2 सरल वाक्य हैं, बालक रोता रहा, बालक चुप हो गया, और इनको जोड़ दिया गया तो बालक रोता रहा और चुप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और यही जो इसका राइट आंसर होगा। बालक रोते ही चुप हो गया, तो ये जो है ये भी सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, इनमें से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता किसकी है? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये हो जाएगी। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी ग्राम्या, युगांत, रजत रश्मि, तो ये जो है सभी क्या हो जाएंगी? सुमित्रानंदन पंत की, सुमित्रानंदन की। इसके अलावा सुमित्रानंदन पंत की जो है आप रचनाएं याद रख सकते हैं, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, और इसके अलावा जो है रजत शिखर, रजत शिखर, और इसके अलावा जो है शिल्पी, शिल्पी हो जाएगा, अमिता और लोकायतन। तो ये जो है प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी सुमित्रानंदन पंत जी की। तो फिलहाल यहाँ पे कुकुरमुत्ता जो कि सुमित्रानंदन पंत की नहीं है, किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, अब ये समृत स्वर है, समृत स्वर इसमें से कौन सा है बताना है? उ, आ, ओ, ए। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं मुख खुलने के आधार पर स्वरों की, या मुख विवर के आधार पर, मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर,
जो स्वर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो 4 तरह के होते हैं। एक हो जाएंगे समृत। समृत समृत में जो है मुख लगभग बंद होता है, मुख लगभग बंद। तो इसमें जो है कौन कौन से स्वर आ जाता है, इसमें जो है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, दोनों ऊ आ जाएंगे, और इसके अलावा दोनों ई आ जाएंगे, छोटी ई और बड़ी ई। और इसके बाद आ जाएगा अर्ध समृत। अर्ध समृत, तो अर्ध समृत में कौन से आ जाएंगे, इसमें जो है समृत की अपेक्षा थोड़ा खुला रहेगा, समृत से थोड़ा खुला। तो इसमें जो है कौन से वर्ड आ जाएंगे, तो इसमें जो है आ जाएगा आपका ओ और इसके अलावा ए। तो इनको आप बोलेंगे, ऊ और ऊ को बोलेंगे तो थोड़ा सा मुंह जो है लगभग बंद रहेगा, और अर्ध समृत ओ और ए के बोलेंगे तो जरा सा खुलेगा, समृत की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा खुलेगा। और इसके बाद आएगा विव्रत। विव्रत स्वर में जो है कौन कौन से आते हैं, इसमें जो है एक ही आता है आ, और इसमें जो है मुख सर्वाधिक खुलता है, मुख जो है सर्वाधिक खुलता है। और उसके बाद अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत में कौन आता है, तो अर्ध विव्रत में जो है विव्रत से थोड़ा कम, इसमें मुंह जो है विव्रत से थोड़ा कम खुला रहता है, थोड़ा कम। तो इसमें कौन आ जाएगा, तो इसमें जो है आपका छोटा आ जाएगा, ऐ आ जाएगा, और अ आ जाएगा, और एक आगत स्वर आ जाएगा औ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, समृत स्वर कौन हो जाएगा, समृत स्वर में जो है दोनों ऊ आ जाते हैं और दोनों ई, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प सरल वाक्य का है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया हमने बहुत मेहनत की किंतु काम नहीं बना, तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे किंतु आ गया जो कि समुच्चय बोधक अव्यय है, लेकिन किंतु परंतु और तथा एवं ये सब। तो यहाँ पे हमने बहुत मेहनत की किंतु काम नहीं बना, ये जो है कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। राम वनवास गए, ये जो है सरल वाक्य हो जाएगा, ये जो है सरल वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। वर्षा आती तो अच्छा होता, तो वर्षा आती तो, अब इसमें आपको लग रहा है कि आगे कुछ कहना बाकी है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, मिश्रित, ये जो है मिश्रित वाक्य हो जाएगा। मैं जाऊंगा लेकिन तुम्हारा क्या, मैं जाऊंगा लेकिन तुम्हारा क्या। तो दोस्तों यहाँ पे लेकिन आ गया जो कि समुच्चय बोधक अव्यय है, तो ये भी जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरल वाक्य कौन सा है, ऑप्शन बी राम वनवास गए। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। दिया गया है आंख में कौन पड़ गया, आंख में कौन पड़ गया, ये जो है अशुद्ध हो जाएगा, और यही जो है इसका राइट आंसर है। क्या होना चाहिए था, आंख में क्या पड़ गया, कौन की जगह क्या हो जाएगा, आंख में क्या पड़ गया। कौन जो है किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, क्या जो है कोई वस्तु पड़ी होगी, तो यहाँ पे आंख में क्या पड़ गया। फिर दिया गया है इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। सोमवार को छुट्टी नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। रमेश का बेटा कुछ नहीं करता, तो ये भी वाक्य बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आंख में कौन पड़ गया, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है। दिया गया है छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, देख्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। तो अगर हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की, तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, इसमें जो है एक ही अक्षर या एक ही वर्ण जो है बार बार रिपीट होता है, तो वहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार। इसके जो है 5 भेद होते हैं। एक यहाँ पे दिया गया है छेकानुप्रास, एक जो है अंत्यानुप्रास हो गया, और श्रुत्यानुप्रास होता है, देख्यानुप्रास नहीं होता है। और इसके अलावा 3 ये हो गए, और 2 और कौन से हो जाएंगे, तो लाटानुप्रास, लाटानुप्रास हो जाएगा, और एक हो जाएगा वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास। तो इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। छेकानुप्रास जो है क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, छेकानुप्रास में एक वर्ण 2 बार आता है, जैसे कि एग्जाम्पल है अति आनंद मगन महतारी, अति आनंद मगन महतारी। तो इसमें एक वर्ण जो है मगन और महतारी में माँ जो है 2 बार आया, और अति आनंद, तो यहाँ पे आ और आ ये भी मिलते जुलते हैं, तो एक वर्ण जब 2 बार आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, छेकानुप्रास। और इसके अलावा अंत्यानुप्रास की बात करते हैं, तो अंत्यानुप्रास में क्या होता है, अंतिम वर्ण बार बार आता है, जैसे कि कहत नटत, कहत नटत, रीजत खिजत, रीजत खिजत, और रीजत खिजत,
और खिलत लजियात, खिलत लजियात। तो यहाँ पे आप देखेंगे अंतिम वर्ण ता सब में आ रहा है। कहत, नटत, रीजत, खिजत, खिलत, लजियात। तो अंतिम वर्ण इसमें बार बार आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अंत्यानुप्रास हो गया। सुत्यानुप्रास में क्या होता है, तो एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है। इसमें जो है एक ही वर्ग के, वर्ग आपको पता है का, चा, टा, ता, पा, ये सब वर्ग होते हैं। हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो एक ही वर्ग के जो है वर्ण इसमें रिपीट होते हैं। जैसे कि जो है दिनांत था, दीनानाथ, दिनांत था, दीनानाथ, डूबते, सधेनु, आते, ग्रह। और भी आगे लाइन है, लेकिन इतने से ही आप समझ जाएंगे। यहाँ पे दा, ना, ता, ये जो है सभी ता वर्ग के हैं। ता, था, दा, धा, ना। तो ये सभी जो यहाँ पे वर्ण है ये सभी ता वर्ग के हैं। किस वर्ग के हैं? ता वर्ग के। ता वर्ग के जो है सभी वर्ण यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं बार बार। था भी जो है ता वर्ग का होता है। दीनानाथ में दा, ना और ये ना और था ये भी। डूबते जो है डा अलग हो जाएगा, लेकिन और बा भी अलग हो जाएगा, लेकिन ता फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया। और यहाँ पे फिर से धा आ गया और ना आ गया और ता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक ही वर्ग के अक्षर बार बार रिपीट होते हैं, वहां पे हो जाता है स्तुत्यानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है, तो इसमें जो है एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ भी एक ही रहता है। एक शब्द की आवृत्ति होगी और अर्थ भी सेम रहेगा। जैसे कि इसका उदाहरण है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। और फिर जो है पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो यहाँ पे पूत यहाँ भी है और यहाँ भी है और दोनों का अर्थ सेम है। पूत कपूत तो यहाँ 2 बार आ गया, का जो है 2 बार आ गया, धन आ गया, संचय आ गया। तो जो है एक शब्द जब 2 बार आएगा लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं होंगे, अर्थ भी सेम ही होगा, तो वहाँ पे लाटानुप्रास हो जाएगा। और वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है, इसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है। इसमें क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे रघुपत, राघव, राजाराम, रघुपति, राघव, राजाराम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रा जो है बार बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक ही अक्षर की रेपिटेशन बार बार होगी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देख्यानुप्रास जैसा कोई अनुप्रास का भेद नहीं होता। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है नायक नायिका के मिलन की स्थिति का वर्णन किस रस के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों नायक नायिका के मिलन की स्थिति का वर्णन किस में किया जाता है? वीर रस में तो होगा नहीं, करुण रस में भी नहीं होगा, भक्ति रस में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। श्रृंगार रस जो है इसका राइट आंसर होगा। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। तो इसमें नायक नायिका के मिलन का जहाँ पे वर्णन किया जाता है वो जो है श्रृंगार रस का कौन सा श्रृंगार होता है? संयोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक तो आपका हो जाएगा संयोग श्रृंगार और दूसरा कौन सा हो जाएगा? वियोग। जहाँ पे जो है नायक नायिका के विरह का वर्णन होगा या दूर जाने का वर्णन होगा, वहाँ पे जो है वियोग हो जाएगा, और जहाँ पे मिलन का वर्णन होगा वहाँ पे संयोग। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। करुण रस का क्या हो जाएगा? शोक। और भक्ति रस का, तो भक्ति रस का होता है अनुराग। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है बालक गेंद खेल रहे हैं, वाक्य में कारक बताइए। तो यहाँ पे जो है कारक बताना है, कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक की विभक्ति क्या होते हैं? ने। कर्म कारक की विभक्ति क्या होते हैं? को। और करण कारक की जो है से या के द्वारा। और संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है? का, की, के, का, की, के या रा, री, रे, रा, री, रे। तो यहाँ पे बालक गेंद खेल रहे हैं, तो इस वाक्य में कोई विभक्ति तो आ नहीं रही, तो बालक गेंद खेल रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने। और कर्ता कारक जो है कभी कभी विभक्ति रहित भी होता है और विभक्ति सहित भी होता है। ठीक है, कारक को परसर्ग भी कहते हैं। तो ये जो है विभक्ति रहित भी होता है और विभक्ति के साथ भी होता है। बालक गेंद खेल रहे हैं, तो यहाँ जो ने विभक्ति है इसका लोप हो गया है। अगर इसको भूतकाल में बनाएंगे, बालक ने गेंद खेला, तो वहाँ पे आपको ने लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बालक गेंद खेल रहे हैं, तो वर्तमान काल में ने का जो है लोप हो जाता है, कर्ता कारक की जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। तो जब ऐसा आपको सेंटेंस मिल जाए जहाँ पे कोई विभक्ति ना हो, तो पास्ट टेंस में आप करके देख लेंगे। अगर ने लगाना पड़ रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता कारक।
तो यहाँ पे फिलहाल क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। मान लीजिए इस तरह दिया होता बालक गेंद से खेल रहे हैं, से अगर लगा होता तब तो करण कारक हो जाता, तो फिलहाल यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां किस विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है, जब सेंटेंस समाप्त हो जाता है, वाक्य जब समाप्त होता है तो वहां पे पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे राम बाजार से लौकी कद्दू बैगन लाया। तो दोस्तों यहाँ पे राम बाजार से लौकी कद्दू बैगन लाया, यहाँ पे वाक्य समाप्त हो गया तो पूर्ण विराम लग जाएगा। और जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, राम बाजार से लौकी, तो यहाँ पे अल्प विराम लगेगा, कद्दू और फिर जो है बैगन लाया, राम बाजार से लौकी कद्दू बैगन लाया। तो जहाँ पे थोड़ा थोड़ा रुकना पड़े, बिल्कुल जरा जरा सा, तो वहाँ पे अल्प विराम लगता है। और अल्प विराम क्या होता है, ऐसे ये हो जाएगा अल्प विराम। और जहाँ पे पूर्ण विराम से जो है कम रुकना पड़े लेकिन अल्प विराम से ज़्यादा, तो वहाँ पे लगता है अर्ध विराम। तो यहाँ पे पूर्ण विराम की तुलना में जो है कम जहाँ पे रुकना पड़ता है वहाँ पे लगता है अर्ध विराम। तो अर्ध विराम कहाँ लगता है, जहाँ पे अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा रुकना पड़े और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम। जैसे कि जो है राम ईमानदार है, ईमानदार है, तो ये जो है अर्ध विराम लग गया। और फिर जो है लेकिन श्याम जितना नहीं, लेकिन श्याम जितना नहीं, राम ईमानदार है लेकिन श्याम जितना नहीं, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा रुकना पड़ रहा है अल्प विराम से, लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम रुकना पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, अर्ध विराम। तो यहाँ पे अर्ध विराम लग जाएगा। लाघव चिन्ह की बात करते हैं, तो लाघव चिन्ह जो है कैसे होता है, ऐसे बिंदी गोल सी। तो ये जो है कहाँ पे लगता है, तो किसी शब्द का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए जो है लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर अगर हमें लिखना है, पूरा नहीं लिखेंगे, संक्षिप्त में लिखेंगे, तो ऐसे लिख देते हैं, ये जो है क्या लग गया, लाघव चिन्ह। या जो है उत्तर प्रदेश आपको लिखना है, ठीक है, तो ओ और प्रा लिख करके आप शॉर्ट में लिख देंगे और बिंदी इस तरह से लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लाघव चिन्ह हो जाएगा। उप विराम चिन्ह क्या होता है, तो उप विराम चिन्ह इस तरह से लगता है। तो उप विराम चिन्ह कहाँ पे लगता है, तो कोई शीर्षक लिखना हो, किसी निबंध का या जो है कोई लेटर वगैरह है उसका जो है शीर्षक आपको लिखना है, तो वहाँ पे जो है उप विराम लगता है, इस तरह से होता है। या जो है जब किसी शब्द का प्रयोग अलग से दर्शाना हो, जैसे कि उदाहरण आपको लिखना है, उदाहरण, और फिर जो है उदाहरण आपको देना है, तो इस तरह से आप ये चिन्ह लगा देते हैं, इसको क्या बोलेंगे, उप विराम चिन्ह। और हंस पद जो है इस तरह से होता है, इसको त्रुटि सूचक चिन्ह भी कहते हैं। तो जब कुछ छूट जाता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा राम स्कूल नहीं जाता है, लेकिन जो है नहीं छूट गया हमसे, तो यहाँ पे जो है ऐसे ये चिन्ह लगा करके नहीं आप लिख सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हंस पद, या जो है त्रुटि सूचक चिन्ह बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध विराम चिन्ह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पे जो है स्वतंत्र, स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है, स्व, स्व और तंत्र मिलकर के क्या बन जाता है, स्वतंत्र। और स्व उपसर्ग से बनने वाले जो है शब्द क्या हो जाएंगे, स्वजन हो जाएगा, स्वाभिमान हो जाएगा, स्वाभिमान हो जाएगा, और स्वाधिकार हो जाएगा, स्वाधिकार। अधिकार में स्व जोड़ेंगे तो स्वाधिकार हो जाएगा, अभिमान में स्व जोड़ेंगे तो स्वाभिमान हो जाएगा। या जो है स्वागत, स्वागत में तो सु होता है शायद, स्वागत नहीं होगा, स्वाधिकार। और स्वरूप हो जाएगा, स्वरूप, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है, स्व हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है जीवा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर है। तो दोस्तों जीवा की स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक हो जाएगा अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जिनके लिए जीव के अगले हिस्से का प्रयोग होता है वो अग्र स्वर होते हैं। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें जो है आ जाएगा आपका छोटी ई, बड़ी ई और ए और ऐ। मध्य स्वर में जो है एक ही आ जाएगा, छोटा आ, और बाकी जो बचे वो आ जाएंगे पश्च में। तो पश्च स्वर में कौन आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, बड़ा आ, और दोनों ऊ आ जाएंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और इसके अलावा जो है कौन बच गया, ओ बच गया और औ, और एक आगत स्वर हो जाएगा औ।
तो ये सभी पश्च स्वर में आ जाएंगे। तो इनको आसानी से आप याद रख सकते हैं। अग्र स्वर में आप ये जो ई है, मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा सा ई है, तो इसको अगर आप खड़ा करेंगे तो ये आगे की ओर गिर जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका स्टैंड है, जो इसकी पूंछ है, तो इसको अगर आप खड़ा करेंगे तो ये आगे की ओर गिर जाएगा। इसी तरह बड़ी भी आगे की ओर गिर जाएगा, ए भी ऐसे गिर जाएगा, और ए। तो ये सब अगर आप, ये आपके पास है मतलब ठोस रूप में, और इसको अगर आप खड़ा करते हैं तो ये जो है आगे की ओर गिर जाएंगे। ठीक है, और ये मध्य स्वर जो है केवल एक ही है, तो इसको याद करने में कोई मुश्किल होगी नहीं। छोटा आ और बाकी जो बचेंगे वो पश्च में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मध्य स्वर पूछा गया है, तो मध्य स्वर कौन सा है? छोटा आ। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर आएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है विवर में अवरुद्ध होकर झटके से बाहर निकलती है, वह वर्ण कहलाते हैं। तो दोस्तों जीवा के जिस उच्चारण स्थान को स्पर्श करते समय वायु मुख्य विवर से अवरुद्ध होकर झटके से बाहर निकलती है, उन वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन ये जीवा में जो है किसी न किसी स्थान को छू करके जो है हवा निकलती है झटके के साथ, तो उनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और स्पर्श व्यंजन में जो है जितने भी वर्ग वाले जो व्यंजन होते हैं, का, चा, टा, ता, पा, ये जो 5 वर्ग हैं, इनके जो व्यंजन है, और सभी वर्ग में जो है 5-5 व्यंजन है, तो टोटल जो है 5 वर्ग है, तो 25 व्यंजन टोटल हो जाते हैं जो कि स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ, तालु और होठों का स्पर्श होता तो है लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं होता है, उनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसमें जो है जो वायु है वो अंदर ही रह जाती है। अंतस्थ आप याद रखेंगे, वायु अंदर ही रह जाती है, यानी बहुत कम वायु बाहर निकलती है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? या, रा, ला और वा। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा, ये जो है 4 आ जाएंगे। उस व्यंजन में जो है तीनों सा आ जाते हैं, तीनों सा आ जाते हैं, तालव्य सा, और ये जो है उसके बाद मूर्धन्य सा, और ये जो है दंत्य सा, जिसको छोटा सा भी बोलते हैं। और इसके अलावा हा, तीनों सा और हा, ये जो है उस व्यंजन में आ जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे स्पर्श व्यंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है दिया गया है सा का विवरण है। तो मैंने आपको बताया था सा जो है, ये तीनों सा जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं, तीनों सा जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो सा जो है ऊष्म हो जाएगा, और जितने भी ऊष्म व्यंजन है उनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है बोलते समय मुंह के अंदर संघर्ष सा होता है, मतलब जीभ रगड़ खाती है और उसी से जो है थोड़ी गर्मी उत्पन्न होती है, तो इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और इनको संघर्षी भी कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी इनको कहते हैं। तो यहाँ पे जो है संघर्षी हो गया, ऊष्म हो गया, और सा जो है दंत भी होता है। ये जो सा है ये दंत भी होता है। दंत जो है तावर्ग, तावर्ग के सभी व्यंजन जो है दंत होते हैं, और इसके अलावा सा भी दंत होता है। ठीक है, तो दंत भी हो जाएगा, और ये महाप्राण भी हो जाएंगे। जितने भी ऊष्म व्यंजन है वो जो है महाप्राण भी होते हैं, सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण भी होते हैं, तो महाप्राण भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही राइट आंसर आएगा। तो सा जो है संघर्ष भी है, ऊष्म भी है, दंत भी है, और महाप्राण भी है। यहाँ अल्प प्राण दिया गया है, तो अल्प प्राण नहीं होता है। और पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? तो दोस्तों पार्श्विक व्यंजन जो है होता है ला। तो इसको पार्श्विक व्यंजन क्यों बोलते हैं? तो पार्श्व मतलब होता है बगल, तो इसको जब बोलते हैं तो जीभ के दोनों बगल से हवा निकल जाती है, इसलिए इनको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। और रा जो है, रा को आप याद रखेंगे, ये जो है कैसा व्यंजन होता है? इसको बोलते हैं लुंठित, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन। इनको बोलते समय जो है, रा को बोलते समय जीभ में कंपन होता है, इसलिए इसको प्रकंपित या लुंठित व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो पार्श्विक व्यंजन ला हो जाएगा, और रा जो है लुंठित या प्रकंपित हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे सा जो है क्या हो जाएगा? महाप्राण भी है, दंत भी है, ऊष्म और संघर्षी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दो सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उनको क्या बोलेंगे? सार्थक शब्द, रूढ़ शब्द, या योग रूढ़ शब्द, या यौगिक, तो उनको बोलते हैं यौगिक शब्द। यहाँ पे यौगिक शब्द इसका राइट आंसर होगा। मैंने आपको बताया था कि बनावट के आधार पर शब्द जो है 3 तरह के होते हैं। एक तो आपका हो गया रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो है इनका कोई सार्थक खंड नहीं होता, जैसे कि हो गया जल, या जो है नाक या कान, तो इनका जो है खंड आप करेंगे तो सार्थक उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। ये अपने आप में जो है स्वतंत्र शब्द होते हैं, जल, नाक, कान, या जो है मेज, इनका जो है संधि विच्छेद नहीं हो सकता, या जो है इनका समास विग्रह नहीं हो सकता। तो जिस शब्द में
संधि विच्छेद ना हो, समास विग्रह ना हो, या उसमें कोई उपसर्ग या प्रत्यय न लगा हो, तो उन सब को क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है जल, नाक, कान, मेज, कुर्सी, ये सब जो है रूढ़ शब्द हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है यौगिक शब्द जो है, यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो दो या अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से जो शब्द बनते हैं उनको यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे कि प्रतिदिन, तो इसका एक खंड हो गया प्रति और एक दिन, इन दोनों को मिला करके बन गया प्रतिदिन। तो दो सार्थक खंडों से मिलकर के या दो से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर के जो शब्द बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? यौगिक शब्द बोलेंगे। और योग रूढ़ शब्द ये यौगिक शब्द ही होते हैं, लेकिन ये अलग अर्थ देते हैं। तो जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सभी योग रूढ़ में आ जाते हैं, जो अलग अर्थ देते हो। जैसे कि हो जाएगा दशानन, दशानन, दस है आनन यानी कि मुख जिसके, तो दशानन किसको कहते हैं? रावण को, तो अलग अर्थ दे रहा है तो इसलिए योग रूढ़ हो जाएगा। इसी तरह लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल यौगिक शब्द इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का उदाहरण है। तो अब आप आराम से बता सकते हैं रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? आगमन, तो आगमन जो है आ उपसर्ग लगा है गमन में, तो आ और गमन से मिलकर के बना है। और पान जो है, पान कैसा हो जाएगा? तो ये जो है रूढ़ शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है कोई सार्थक खंड नहीं बन सकता है, इसको खंड करेंगे तो कोई सार्थक मीनिंग नहीं निकलेगा। रंगीला, तो रंग में जो है ईला प्रत्यय लगा दिया गया, रंग में जो है ईला प्रत्यय आप लगाते हैं तो क्या बन जाता है? रंगीला हो जाता है। और मनोहर, तो मनोहर जो है मना धन हर लगा करके बन जाता है मनोहर। ठीक है, तो यहाँ पे मनोहर और रंगीला और आगमन ये तीनों जो है ये तीनों यौगिक शब्द है, और पान यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। दिया गया है आपका काम खुद करो, तो आपका काम खुद करो, क्या ये वाक्य सही है? तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए था अपना काम खुद करो, अपना काम खुद करो, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, तो इसमें तो कोई गलती है नहीं, तो ये वाक्य जो है सही है और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वह सब ठीक नहीं है, वह सब ठीक नहीं है दिया गया है, तो वह सब ठीक नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए? वह की जगह यह सब ठीक नहीं है। फिर दिया गया मैं उन्हीं की पार्टी में गया था, तो ये भी जो है अशुद्ध है। मैं उन्हीं की बजाय क्या होना चाहिए था? मैं उनके ही पार्टी में, मैं उनके ही पार्टी में गया था। ठीक है, मैं उन्हीं की पार्टी में गया था, यह शुद्ध हो जाएगा। मैं उनके ही पार्टी में गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, ये जो है सही है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। ये गया हाथ को जेब में रखो, हाथ को जेब में रखो, तो इसमें तो कोई अशुद्धि है नहीं। ये गया अभी कहीं नहीं जाना है, तो ये भी सही है। तुमसे कोई कम नहीं है, तुमसे कोई कम नहीं है, ये भी वाक्य सही है। मैंने कहीं नहीं जाना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मुझे कहीं नहीं जाना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मुझे कहीं नहीं जाना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है राम बाजार से केले लाया, वाक्य का कौन सा भेद है? राम बाजार से केले लाया, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, या इनमें से कोई नहीं? तो अब आप आराम से बता सकते हैं, यहाँ पे सरल वाक्य हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य है, तो इसको सरल वाक्य में बदलना है। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, ये कैसा वाक्य है? तो ये हो जाएगा मिश्रित, मिश्रित वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है उसने कहा कि ये जो है आश्रित है, ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। और मैं परिश्रमी हूँ ये जो है प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। जहाँ पे एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। इसको आसानी से याद रख सकते हैं। मिश्रा जी जो है क्या होते हैं? आश्रित रहते हैं या निर्भर रहते हैं। मिश्रा जी जो है हमेशा किसी न किसी पर आश्रित रहते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो उसने कहा कि, अब इसमें आपको लग रहा है कि कुछ आगे कहना बाकी है, यानी कि ये जो है आश्रित उपवाक्य हो गया, तो यहाँ पे जो है ये मिश्रित वाक्य है। इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा? वो खुद को परिश्रमी कह रहा था, तो यहाँ पे जो है इसका टेंस ही चेंज कर दिया, तो इसलिए ये जो है सरल वाक्य तो है, लेकिन ये इसमें मीनिंग नहीं बदलना चाहिए था। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, तो ना ही काल चेंज होना चाहिए, ना ही जो है मतलब जो वाक्य का है वो भी बदलना नहीं चाहिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। वो परिश्रमी है ऐसा वो कह रहा था, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा।
बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती हैं, वाक्य का कौन सा भेद है? तो दोस्तों जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, इतना आपने अगर बोला तो आपको क्या लग रहा है कि वाक्य खत्म हो गया? जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, अभी आपको लग रहा है कि कुछ इसमें और कहना बाकी है, तो यहाँ पे जो है कौन सा हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती हैं, तो वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती हैं, ये जो है प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, ये जो है आश्रित है, तो यहाँ पे जो है मिश्रित वाक्य हो गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, परसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों यहाँ परसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? तो ये जो है सर्ग में अगर हम आगे लगा देते हैं पर, तो बन जाता है परसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? पर हो जाएगा। इसी तरह से परतंत्र हो जाएगा, परतंत्र में जो है पर उपसर्ग है। और पर उपसर्ग से कौन सा शब्द हो जाएगा? परकीया, याद रखेंगे, परकीया जो है अक्सर पूछा जाता है। और परदादा, परदाता हो जाएगा, या जो है परजीवी हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया परा, परा से जो है पराकाष्ठा हो जाएगा। पराकाष्ठा में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे जो है परा उपसर्ग है। या जो है इसके अलावा जो है पूछ लिया जाए आपसे, पराजय, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो परा उपसर्ग है। जय में जो है परा लगा दिया गया, पराजय हो गया। पराभूत हो जाएगा, परा से बनने वाला। अब एक आप बताइए जो है पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पराधीन में जो है कौन सा उपसर्ग है बताइए? तो दोस्तों यहाँ पे जो है परा उपसर्ग नहीं है, परा आप देख करके परा नहीं लगा देंगे। पराधीन जो है पर धन अधीन से मिलकर के बना है, पर धन अधीन यानी दूसरे के अधीन, तो यहाँ पे जो है दीर्घ संधि हो जाती है, इसलिए यहाँ पे परा हो जाता है। तो पराधीन में जो है पर उपसर्ग है, ना कि परा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल परसर्ग में तो आसानी से आप बता सकते थे, पर उपसर्ग हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक डैश समष्टि है, तो यहाँ डैश की जगह क्या हो जाएगा? स्थिर। तो स्थिर तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर, तो स्थिर नहीं आएगा। सगुण या निर्गुण भी नहीं आएगा। गत्यात्मक, गत्यात्मक मतलब गतिशील, तो व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर के कैसी अवस्था है? एक गत्यात्मक समष्टि है। ठीक है, तो यहाँ पे गत्यात्मक जो है एप्रोप्रिएट हो जाएगा। समष्टि का मतलब क्या होता है? समष्टि मतलब होता है कुल एक साथ। समष्टि मतलब क्या होता है? कुल एक साथ। और समष्टि का विलोम जो है अक्सर पूछ लिया जाता है, इसका विलोम बताइए क्या होगा? तो समष्टि का जो है विलोम क्या हो जाएगा? समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ का उदाहरण है, तो योग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? अनुरूप। अनुरूप कैसा हो जाएगा? अनु और रूप से मिलकर के बना है, तो ये यौगिक हो जाएगा। और अभाव, तो भाव में आ जोड़ दिया गया, ये भी यौगिक हो जाएगा। आकर्षण, कर्षण में आ जोड़ा गया, तो ये भी यौगिक हो जाएगा। मनोज, तो मनोज जो है योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, मनोज जो है मना धन ओज से मिलकर के बना है, मनोज। तो ये जो है एक अलग अर्थ दे रहा है, मना ओज से मिलकर के बना है। मनोज का मतलब क्या होता है? कामदेव, कामदेव को बोलते हैं मनोज। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग अर्थ दे रहा है, तो इसलिए जो है योग रूढ़ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, आदर्श का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों आदर्श का विलोम क्या हो जाएगा? यथार्थ, या विधि, या आसक्त, या कनिष्ठ। तो दोस्तों कनिष्ठ की बात करते हैं। कनिष्ठ का विलोम क्या होता है? वरिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ या जो है ज्येष्ठ। कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, वरिष्ठ मतलब बड़ा, या ज्येष्ठ मतलब भी बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो है वरिष्ठ या ज्येष्ठ हो जाएगा कनिष्ठ का। आसक्त का क्या होता है? आसक्त का हो जाता है अनासक्त। और विधि, विधि का मतलब, विधि का विलोम क्या हो जाएगा? विधि का जो है निषेध हो जाएगा। और यथार्थ जो है आदर्श का हो जाता है। आदर्श का विलोम क्या हो जाएगा? यथार्थ। या आदर्श का विलोम अनादर्श भी होता है, जैसा ऑप्शन में आपको दिया जाएगा वैसा आपको ठीक करना होगा। तो आदर्श का अनादर्श भी होता है और यथार्थ भी होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये जो है आज का आखिरी क्वेश्चन है, कबूतर दाने चुगते हैं, रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। तो रेखांकित शब्द है क्या? कबूतर। कबूतर का पर्यायवाची बताना है। दिया गया है दुकूल। दुकूल किसका पर्यायवाची होता है? दुकूल होता है कपड़ा का। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं।
दुकूल जो है कपड़ा का हो गया। सुनक, सुनक किसका पर्यायवाची होता है? सुनक होता है कुत्ता, कुत्ता का पर्यायवाची क्या होता है? सुनक। लंबोष्ठ, लंबोष्ठ किसका पर्यायवाची होता है? तो ये होता है ऊंट का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपोत। कपोत जो है ये हो जाएगा कबूतर का पर्यायवाची। और इसके अलावा कबूतर के पर्यायवाची आप याद रखेंगे क्या हो जाएगा? हारित, हारित भी कबूतर का पर्यायवाची है। रक्तलोचन, रक्तलोचन जो है कबूतर का पर्यायवाची है। परेवा याद रखेंगे, परेवा। और इसके अलावा जो है पाराव्रत, पाराव्रत। तो ये जो है कबूतर के जो है पर्यायवाची हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।